नमस्ते। आज हम स्टीग लार्सन के बहुत ही मशहूर नॉवल द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि स्वीडन की एकदम सर्द सी पृष्ठभूमि में सेट ये कहानी है। हाँ, और ये ऊपर से जितनी रहस्यमयी लगती है ना, अंदर से उतनी ही कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए इस कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। मकसद सिर्फ कहानी बताना नहीं है, बल्कि किरदारों को समझना है। हाँ, खासकर मिकल ब्लूमक्विस्ट और लिज़बेथ सालिंडर, उनका मनोविज्ञान, कहानी के राज। और हाँ, इसके पीछे छुपे वो सामाजिक मुद्दे भी। तो हमारे पास जो स्रोत हैं वो कहानी के सार के साथ साथ उसके विश्लेषण पर भी काफी रोशनी डालते हैं। जी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात शुरू होती है एक जाने-माने खोजी पत्रकार से, जिसकी साख मतलब इज्जत दांव पर लगी है। और दूसरी तरफ एक लड़की है जो समाज से कटी हुई सी है, पर उसमें गजब की काबिलियत है। हाँ, और कैसे ये दो बिल्कुल अलग लोग एक साथ आते हैं एक ऐसे रहस्य को सुलझाने जो 40 साल पुराना है। कहानी की शुरुआत होती है मिकल ब्लूमक्विस्ट के साथ। वो मिलेनियम नाम की एक जानी मानी मैगजीन का पब्लिशर और जर्नलिस्ट है। अपनी बेबाक रिपोर्टिंग के लिए मशहूर है ना। बिल्कुल। लेकिन कहानी के एकदम शुरू में ही वो एक बड़े उद्योगपति हैंस एरिक वेनरस्ट्रॉम के खिलाफ रिपोर्टिंग के चक्कर में मानहानि के केस में फंस जाता है। अच्छा, मतलब डिफेमेशन। हाँ, डिफेमेशन। इससे न सिर्फ उसे जेल जाने का खतरा होता है, बल्कि उसकी सालों की बनाई हुई पत्रकारिता की जो साख है वो एक तरह से मिट्टी में मिल जाती है। ओह, तो ये उसकी जिंदगी का एक बड़ा मोड़ बन जाता है। वो काफी हारा हुआ महसूस कर रहा होगा। बिल्कुल। शायद पत्रकारिता छोड़ने की भी सोच रहा होता है। और ठीक इसी नाजुक वक्त पर कहानी में एंट्री होती है दूसरे और शायद सबसे दिलचस्प किरदार की, लिज़बेथ सैलेंडर। हाँ, लिज़बेथ सैलेंडर। ये लड़की तो सच में एक पहेली है। स्रोत क्या बताते हैं इसके बारे में? वो साधारण बिल्कुल नहीं है। एक जीनियस कंप्यूटर हैकर है, लेकिन लोगों से घुलना मिलना वो लगभग शून्य है। सोशल स्किल्स कम है। बहुत कम। लोगों से दूरी बनाकर रखती है। उसका पहनावा, उसका व्यवहार, सब कुछ एकदम अलग, नॉन कन्वेंशनल। लेकिन दिमाग वो बिजली की तरह तेज है, खासकर पैटर्न पहचानने और जानकारी निकालने में। फोटोग्राफिक मेमोरी भी है शायद। हाँ, फोटोग्राफिक मेमोरी है। और हाँ, उसकी पीठ पर बना वो बड़ा सा ड्रैगन टैटू, वो जैसे उसके विद्रोही और मजबूत कैरेक्टर का सिंबल बन गया है। और एक बात और थी ना कि वो कानूनी तौर पर अक्षम मानी जाती है। जी बिल्कुल। और एक गार्डन एक संरक्षक के अधीन है, जो उसकी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देता है। तो ये दोनों किरदार, मिकेल जो सिस्टम का हिस्सा होकर भी जैसे उससे लड़ रहा है, और लिज़बेथ जो पूरी तरह से सिस्टम के बाहर है, कितने अलग हैं। बिल्कुल। फिर इनका रास्ता मिलता कैसे है? यहीं से कहानी में थ्रिल आता है, सही कहा ना? हाँ, यही कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। मिकल जब अपनी हार से जूझ रहा होता है ना, तब उसे एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड सोर्स से एक ऑफर मिलता है। कहाँ से? हेनरिक वैंगर, एक बहुत अमीर और बूढ़े उद्योगपति, वैंगर कॉर्पोरेशन के पूर्व मुखिया, वो उसे एक निजी काम सौंपना चाहते हैं। कोई कॉर्पोरेट जासूसी या ऐसा कुछ? नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा पर्सनल और रहस्यमयी। हेनरिक चाहते हैं कि मिकल उनकी भतीजी हैरियट वैंगर के 40 साल पुराने गायब होने मामले की फिर से जांच करे। 40 साल? हाँ, 40 साल। हैरियट 1966 में परिवार के ही एक द्वीप पर एक फैमिली गैदरिंग के दौरान गायब हो गई थी। पुलिस ने तो केस सालों पहले बंद कर दिया था। लेकिन हेनरी को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें पक्का यकीन है कि हैरियट की हत्या हुई थी और हत्यारा वैंगर परिवार का ही कोई सदस्य है। वो मिकल की खोजी पत्रकारिता की स्किल इस्तेमाल करके सच जानना चाहते हैं। बाप रे, 40 साल पुराना बंद केस और शक परिवार पर ही। ये तो किसी क्लासिक मर्डर मिस्ट्री जैसा लग रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ दांव पर शायद उससे भी ज्यादा कुछ लगा है। ये सिर्फ एक गुमशुदगी या हत्या का मामला नहीं लगता। मतलब? ये वैंगर परिवार के कई पीढ़ियों से चले आ रहे अंदरूनी झगड़ों, नफरतों, दबे हुए राजों और शायद कहीं ज्यादा गहरे अपराधों की तरफ इशारा करता है। ओह। हेनरिक मिकल को पूरी छूट देते हैं, खूब सारा पैसा ऑफर करते हैं और साथ ही वेनरस्ट्रॉम के खिलाफ कुछ जानकारी देने का वादा भी करते हैं जो मिकल की मदद कर सकती है। अच्छा। तो ये डील मिकल के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन लिज़बेथ कहाँ से आई इस सब में? क्या मिकल उसे ढूंढता है? नहीं। दिलचस्प बात यह है कि शुरू में लिज़बेथ का रोल डायरेक्ट नहीं होता। हेनरिक वैंगर मिकल को नौकरी देने से पहले उसकी पूरी बैकग्राउंड चेक करवाना चाहते हैं। अच्छा, ताकि पता चले कि वो भरोसे लायक है या नहीं। बिल्कुल। इसके लिए वो मिल्टन सिक्योरिटी नाम की एक फर्म को हायर करते हैं,
जहां लिज़बेथ एक फ्रीलांस इन्वेस्टिगेटर के तौर पे काम करती है। अरे वाह। हाँ, और लिज़बेथ ही मिकेल की जिंदगी की परतें उधेड़ कर एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार करती है। उसकी पर्सनल लाइफ, काम, कमजोरियां, सब कुछ। बहुत गहरी जांच। यानी लिज़बेथ पहले मिकेल की जासूसी कर रही थी। एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जब मिकेल वॉन्गर केस की जांच शुरू करता है और उसे मदद की जरूरत महसूस होती है, तो हेनरिक के वकील के जरिए उसे लिज़बेथ की बनाई वो रिपोर्ट मिलती है। और वो रिपोर्ट देखकर चौंक जाता होगा। बिल्कुल। वो हैरान रह जाता है कि ये जांचकर्ता कितनी काबिल है। उसे पता चलता है कि लिज़बेथ ने ऐसी जानकारी भी निकाली है जो पब्लिक नहीं थी। मिकेल समझ जाता है कि लड़की साधारण नहीं है। तो वो उसे ढूंढता है। हाँ, वो उसे इस केस में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर शामिल होने के लिए मना लेता है, ये जाने बिना कि लिज़बेथ कितनी जबरदस्त हैकर है। और यहीं से शुरू होती है वो अनोखी पार्टनरशिप। मिकेल का वो पारंपरिक तरीका, लोगों से मिलना, दस्तावेज देखना, सवाल पूछना। हाँ, और लिज़बेथ की डिजिटल महारत, कंप्यूटर हैक करना, छिपी हुई जानकारी निकालना, कोड तोड़ना। ये दोनों मिलकर वॉन्गर परिवार के इतिहास के अंधेरे पन्नों को पलटना शुरू करते हैं। हाँ, और वॉन्गर परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है। बाहर से देखने में वो स्वीडन के सबसे ताकतवर और इज्जतदार औद्योगिक घरानों में से एक लगते हैं। लेकिन अंदर से ये परिवार पूरी तरह बिखरा हुआ है। मतलब जिसे अंग्रेजी में डिसफंक्शनल कहते हैं ना, वैसा। सदस्यों के बीच गहरी नफरत है, सत्ता और पैसे का संघर्ष है, पुराने जख्म है। और वो नाजी कनेक्शन वाली बात भी है ना? हाँ, वो भी। कई सदस्यों का नाजी अतीत से जुड़ाव रहा है, जो कहानी में एक और डार्क परत जोड़ता है। एक प्रतिष्ठित स्वीडिश परिवार में नाजी सहानुभूति, ये बात तो थोड़ी चौंकाने वाली है। बिल्कुल, और स्रोत यही बताते हैं कि ये नॉवेल इसी तरह की असहज करने वाली सच्चाइयों को सामने लाता है। ये दिखाता है कि कैसे बाहरी तरक्की पसंद मुखौटे के पीछे पुरानी दमनकारी सोच जिंदा रह सकती है। जैसे जैसे मिकाइल और लिज़बेथ जांच में गहरे उतरते हैं, उन्हें पता चलता है कि परिवार के सदस्य एक दूसरे पे शक करते हैं, राज छुपाते हैं। वो द्वीप जहां परिवार के ज्यादातर लोग रहते हैं, वो खुद एक माहौल बना देता है, अलग थलग, तनाव और डर से भरा हुआ। और इसी जांच के साथ साथ हमें लिज़बेथ की अपनी कहानी भी पता चलती है। उसका बैकग्राउंड, वो भी कुछ कम डरावना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। लिज़बेथ का अतीत और वर्तमान दोनों ही बहुत दर्दनाक हैं। जैसा मैंने पहले कहा था, वो कानूनी तौर पे अक्षम है और राज्य की तरफ से नियुक्त एक संरक्षक, एक गार्डियन के अधीन है। हाँ। उसका जो नया संरक्षक बनता है, वकील निल्स ब्यूरमन, वो एक बहुत ही वहशी किस्म का आदमी निकलता है। वो लिज़बेथ की लाचारी का फायदा उठाकर उसका यौन शोषण करता है। ये तो भयानक है। हाँ, ये कहानी का एक बहुत ही डिस्टर्बिंग हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे सिस्टम, जो कमजोर लोगों की रक्षा के लिए बना है, कभी कभी उनका शोषण होने दे सकता है या उसमें भागीदार भी बन सकता है। लेकिन लिज़बेथ का किरदार सिर्फ एक विक्टिम का नहीं है ना? वो चुप नहीं रहती। बिल्कुल नहीं। यही तो लिज़बेथ की खासियत है। वो इस शोषण का शिकार बनकर रह नहीं जाती। वो अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। वो बदला लेने की ठानती है और अपने तरीके से लेती है। कैसे? वो ब्यूरमन के अपराधों को खुफिया कैमरे से रिकॉर्ड करती है, फिर उसे ब्लैकमेल करती है। न सिर्फ अपनी आर्थिक स्वतंत्रता वापस पाती है, बल्कि उसे शारीरिक रूप से सजा भी देती है। शारीरिक सजा? मतलब? उसके शरीर पर टैटू बनाकर उसे हमेशा के लिए याद दिलाती है कि उसने क्या किया था। ये दिखाता है कि उसमें न्याय की एक अपनी, बहुत निजी और कभी-कभी हिंसक भावना है। ये अनुभव उसे और कठोर, अविश्वासी और आत्मनिर्भर बना देते हैं। वाह, ये जानना दिलचस्प है कि उसका ये निजी संघर्ष, ये सर्वाइवर वाला एटीट्यूड वॉन्गर केस को सुलझाने में कैसे मदद करता है? क्या सिर्फ उसकी हैकिंग स्किल्स ही काफी थी? हैकिंग स्किल्स तो बहुत जरूरी थी ही, खासकर पुराने रिकॉर्ड्स और छिपे हुए कनेक्शंस ढूंढने में, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी थी उसकी चीजों को अलग नजरिए से देखने की क्षमता। आउटसाइडर पर्सपेक्टिव। हाँ, बिल्कुल। जहां मिकेल और पुलिस पारंपरिक सुराग ढूंढ रहे थे, लिज़बेथ उन पैटर्न्स और अजीब बातों को देख पा रही थी जिन्हें सब नजरअंदाज कर रहे थे, खासकर जब वो हैरियट की पुरानी डायरी देखती है। उसमें क्या था? उसमें बाइबल के कुछ अंशों के रेफरेंस और कुछ नामों की लिस्ट थी। लिज़बेथ समझ जाती है कि ये सिर्फ नाम नहीं है, ये किसी भयानक अपराध के कोड हैं। कोड? तो क्या हैरियट का गायब होना वांगर परिवार के किसी एक सदस्य का गुनाह था, जैसा हेनरिक को शक था, या कुछ और? मामला उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और भयानक निकलता है।
लिज़बेथ और मिकल को धीरे धीरे पता चलता है कि हैरियट का गायब होना वो असल में दशकों से चले आ रहे सीरियल किलिंग्स और महिलाओं के खिलाफ भीषण यौन हिंसा के एक सिलसिले से जुड़ा था। क्या सीरियल किलिंग्स? हाँ, और ये सिर्फ एक हत्यारे का काम नहीं था, ये परिवार के भीतर एक गहरी बीमार मानसिकता का नतीजा था जो शायद पीढ़ियों से चली आ रही थी। हे भगवान! हैरियट ने शायद बचपन में इन हत्याओं की भनक पा ली थी और इसीलिए या तो उसे अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा या उसे गायब कर दिया गया। एक ही परिवार के अंदर सीरियल किलिंग्स, ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। हाँ, और ये कहानी की सबसे डरावनी सच्चाइयों में से एक है। इसमें हत्याएं हैं, भयानक यौन विकृतियां हैं, महिलाओं के प्रति गहरी नफरत है जिसे मिसोजिनी कहते हैं, स्त्री द्वेष। और इसका संबंध परिवार के कुछ सदस्यों की वो नाजी विचारधारा से भी जुड़ता है। हाँ, कनेक्शन वहीं से बनता है, वो विचारधारा जो महिलाओं को कमतर आंकती थी। मिकेल और लिज़बेथ धीरे धीरे इन सब टुकड़ों को जोड़ते हैं, पुरानी अनसुलझी हत्याओं के पैटर्न, वो बाइबल के कोड्स, परिवार के सदस्यों के झूठ, राज, और आखिरकार उस खतरनाक सच तक पहुंचते हैं कि परिवार का कौन सा सदस्य इन भयानक अपराधों के पीछे था। इस पूरी कहानी को देखते हुए ये साफ है कि ये सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री या थ्रिलर नहीं है, ये बहुत कुछ और भी कह रही है। हमारे स्रोत कौन से बड़े मुद्दों या थीम्स को हाईलाइट करते हैं? स्रोत कई महत्वपूर्ण विषयों की ओर इशारा करते हैं जो इस कहानी को खास बनाते हैं। पहला तो है भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग। हाँ, वो वैनस्ट्रॉम परिवार के जरिए साफ दिखता है, कैसे अमीर और ताकतवर लोग अपने असर और पैसे से अपने गुनाहों को दशकों तक छुपा सकते हैं। बिल्कुल, और वो वेनास्ट्रॉम का कॉर्पोरेट फ्रॉड भी इसी का एक दूसरा पहलू है। दूसरा मुद्दा है मीडिया की भूमिका। मिकेल के पत्रकारिता सच सामने लाने का एक जरिया बनती है, लेकिन ये भी दिखता है कि मीडिया खुद कितना वल्नरेबल हो सकता है दबाव और मानहानि के मुकदमों के सामने। सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है। सही कहा। तीसरा और शायद सबसे अहम, महिलाओं का शोषण और सशक्तिकरण। लिज़बेथ का किरदार इस नॉवेल का दिल है। हाँ, वो भयानक ट्रॉमा और शोषण से गुजरती है, लेकिन फिर भी अपनी ताकत वापस हासिल करती है, भले ही उसके तरीके थोड़े अलग हों। हाँ, वो सर्वाइवर है, विक्टिम नहीं। कहानी में दूसरी महिला किरदारों के जरिए भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा और समाज में उनकी स्थिति पर बात की गई है। और चौथा है सामाजिक बहिष्करण। लिज़बेथ जैसे लोग जो समाज के बने बनाए खांचों में फिट नहीं बैठते, उन्हें समाज कैसे अलग थलग कर देता है, उनके साथ कैसा बर्ताव करता है। हाँ, उसकी मानसिक स्थिति पे जो सवाल उठते हैं वो यही दिखाते हैं कि समाज नॉर्मल के दायरे से बाहर के लोगों को कैसे देखता है। और आखिर में न्याय की जटिलता। कहानी दिखाती है कि न्याय पाना सीधा साधा नहीं होता। सच सामने लाने के लिए कभी कभी कानून के दायरे से बाहर भी जाना पड़ सकता है, जैसा लिज़बेथ करती है। हाँ, बिल्कुल। तो ये नॉवल सिर्फ स्वीडन ही नहीं, बल्कि शायद किसी भी मॉडर्न समाज की सतह के नीचे छुपी उन असहज सच्चाइयों पर एक तीखी नजर डालता है। पारिवारिक हिंसा, कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार, स्त्री द्वेष, जिन्हें हम अक्सर देखना नहीं चाहते। बिल्कुल। अंत में मिकेल और लिज़बेथ की ये अनोखी जोड़ी अपनी हिम्मत, अपने दिमाग और एक दूसरे के प्रति बने एक अजीब से भरोसे के दम पर वैनस्ट्रॉम परिवार के दशकों पुराने राज और अपराधों का पर्दाफाश कर देती हैं। वे असली अपराधी को ढूंढ निकालते हैं। हाँ, उसकी पहचान करते हैं और उसका सामना भी करते हैं, जिसमें उनकी जान भी खतरे में पड़ती है। सच चाहे जितना भी कड़वा हो, सामने आ ही जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है? मिकेल को क्या मिलता है? लिज़बेथ का क्या होता है? मिकेल को न सिर्फ हैरियट मामले को सुलझाने की संतुष्टि मिलती है, बल्कि इस जांच के दौरान उसे वैनस्ट्रॉम के खिलाफ भी पक्के सबूत मिल जाते हैं। अच्छा, तो उसकी खोई हुई इज्जत वापस आ जाती है। हाँ, उसकी पत्रकारिता की साख और इज्जत वापस आ जाती है। मिलेनियम मैगजीन फिर से खड़ी हो जाती है। और लिज़बेथ के लिए ये सिर्फ अपने शोषक ब्यूरमन से बदला लेना नहीं था। उसके लिए क्या मायने थे इसके? इस पूरी प्रक्रिया में वो अपनी असाधारण क्षमताओं को और बेहतर तरीके से समझती है। वो आर्थिक रूप से आजाद हो जाती है। वो कैसे? वैनस्ट्रॉम के अवैध खातों से पैसे निकालकर। अरे वाह। हाँ, और शायद जिंदगी में पहली बार किसी पर यानी मिकेल पर थोड़ा भरोसा करना सीखती है। हालांकि उनका रिश्ता भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो क्या इसे एक सुखद अंत कह सकते हैं? न्याय मिल गया, सब ठीक हो गया? हाँ भी और नहीं भी। स्रोत भी यही कहते हैं कि ये कोई परी कथा वाला हैप्पी एंडिंग नहीं है। अपराधी का पता चलता है, हैरियट के साथ क्या हुआ था उसका सच सामने आता है, जो अपने आप में बहुत चौंकाने वाला और बखूब है। लेकिन क्या इससे सिस्टम का सारा भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है? नहीं।
क्या लिज़बेथ समाज का एक एक्सेप्टेड हिस्सा बन जाती है? नहीं, वो अब भी बाहरी ही है, अपनी शर्तों पर जीने वाली। कहानी यही दिखाती है कि न्याय अक्सर अधूरा होता है, उसे पाने की व्यक्तिगत कीमत बहुत ज्यादा हो सकती है, और समाज की जो गहरी समस्याएं हैं वो सिर्फ एक केस सुलझने से ठीक नहीं हो जाती। तो अगर हम इस पूरी कहानी और विश्लेषण का सार निकालें, निचोड़ क्या है? ये नॉवल इतना असरदार क्यों माना जाता है? मेरे ख्याल से इसका निचोड़ ये है कि ये सिर्फ एक बेहद रोमांचक, पन्ने पलटवाने वाली मिस्ट्री नहीं है। ये हमें आज के समाज की कई अहम सच्चाइयों से रूबरू कराती है। जैसे कि कैसे सत्ता भ्रष्ट करती है, कैसे अतीत का साया वर्तमान पर पड़ता है, कैसे मीडिया सच और झूठ के बीच की लड़ाई लड़ता है, कैसे गहरे जख्मों के बावजूद इंसान, खासकर महिलाएं, अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं। और न्याय की तलाश कितनी मुश्किल और अक्सर अधूरी हो सकती है। बिल्कुल, ये हमें असहज करती है, सोचने पर मजबूर करती है। वाकई, ये कहानी कई सवाल पीछे छोड़ जाती है। और यहीं से एक आखिरी विचार या सवाल श्रोताओं के लिए निकलता है। आज की दुनिया में जहां इन्फॉर्मेशन, डेटा ही सबसे बड़ी ताकत है, जहां टेक्नोलॉजी ने प्राइवेसी और सर्वेलेंस के मायने बदल दिए हैं, हाँ, लिज़बेथ सैलेंडर जैसे किरदार, जिनके पास सिस्टम को भेदने, नियमों को तोड़ने और सच को अपने तरीके से सामने लाने की क्षमता है, क्या वो नायक है, हीरो है, या व्यवस्था के लिए खतरा? ये एक बड़ा सवाल है। उसकी नैतिकता, जो अक्सर कानूनी हदों के पार चली जाती है, क्या वो जायज़ है? खासकर तब जब व्यवस्था खुद भ्रष्ट हो। कहाँ खत्म होती है न्याय की लड़ाई और कहाँ शुरू होता है व्यक्तिगत बदला? हाँ, इस पर सोचना हमें आज के डिजिटल युग में शक्ति, नैतिकता और न्याय के बदलते रिश्तों के बारे में शायद बहुत कुछ सिखा सकता है।